तो कैसे हो बच्चों लोगों, सब बढ़िया। देखो, कल हम लोग बात कर रहे थे बेटा मेंस्ट्रुअल फेज का। और जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है इसमें लॉस ऑफ ब्लड होता है। और लगभग लगभग कितना होता है, 400 450 45 ml टू 100 ml। इसके बाद ध्यान रखना एवरेज जो इसका डेट रहता है वो 3 to 7 डेज रहता है। और अप्रॉक्सीमेटली ये जो चलता है 5 डेज चलता है। कितने डेज चलता है बेटा? 5 डेज। अब इसके बाद की कहानी क्या है कि जो ब्लड लॉस होता है ये एक्चुअली में होता कैसे है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो वो आती कैसे स्टार्ट होता है। तो क्या होता है, जैसे 28 डेज जब स्टार्टिंग एंड होता है तो यहाँ पर जब फर्स्ट डे चालू होने रहता है तो कहानी क्या होती है, कहानी ये होती है कि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। जैसे प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल कम हुआ स्टार्टिंग डेज में, तो एक्चुअल में बॉडी के अंदर या फिर मैं बोलूँ यूट्रस के अंदर द अमाउंट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स इसका बढ़ जाता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का अमाउंट बढ़ता है तो ये एक्चुअल में कराता है कॉन्ट्रैक्शन। ये कराता है, क्या कराता है ये? कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो होगा क्या कि एंडोमेट्रियम ब्रेक होगी। और एंडोमेट्रियम ब्रेक होगी तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड का फ्लो होगा। अब जब ब्लड का फ्लो होता है तो याद रखो कि ये ब्लड का फ्लो या फिर मैं बोलूँ डिस्चार्ज जो होता है, डिस्चार्ज थ्रू वेजाइना के होता है। और जो डिस्चार्ज होता है होने वाला कंपाउंड है वो एक्चुअल में क्या है? एंडोमेट्रियम है। टिश्यू टूट के जाएगा, है ना, ब्लड जाएगा बेटा, म्यूकस जाएगा, और अनफर्टिलाइज्ड एग क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। एग क्या होगा बेटा? डिस्चार्ज होगा। और इसी समय पर ध्यान रखना जो एंडोमेट्रियम है ये थिन हो जाती है 1 मिलीमीटर। कितनी हो जाती है? 1 मीटर। द मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज कंटिन्यू एवरेज 5 डेज के लिए होती है। डन, ध्यान रखना। और याद रखना जो ब्लड है वो ब्लड कभी भी क्लॉट नहीं होता, नेवर क्लॉट। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में इसके पास होता है फाइब्रिनोलाइसिन और एक और बोल सकते हैं प्लाज्मिनोजन। ये प्रेजेंट होता है ब्लड में जो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता। अब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है जो अकर्स होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो क्या होती है बेटा? अकर्स होती है। बेसिकली अगर बात करूं मैं, कब होती है? जब अनफर्टिलाइज्ड एग होता है और स्पर्म इसको फर्टिलाइज्ड नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये जाता है बेटा कहाँ पर? सैड आउट, मरने के लिए जाता है। सैड आउट अलोंग विथ menstruum. It is thus called funeral of unfertilized egg. Called funeral of अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है ना। अब एक्चुअल में
मैंने ये कह दिया कि भाई जो मेंस्ट्रुएशनल फेज़ है, इस मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रही है और ये ब्रेक होने का कारण बनता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल कम होना, और दूसरी चीज़ क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का बढ़ना, ठीक है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम गोज इनटू साइक्लिक चेंजेस, जो कि 28 डेज की कहानी होती है। अब जो फर्स्ट टू 5 डेज होता है, इस समय पर क्या होता है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो होते हैं, जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, कन्वर्ट होते हैं किसमें, प्राइमरी में, और उनमें से कुछ मतलब लगभग 8 से 10, 6 से 8 क्या होते हैं, रिलीज होते हैं साथ में। उनमें से जो होता है एक क्या होता है, अच्छा खासा डेवलप हो जाता है, और बाकी के जितने रहते हैं उनकी सारी की डेथ हो जाती है। और ये सब चलता रहता है क्या बेटा, ये सब चलता रहता है किसके इन्फ्लुएंस में, एफएसएच के। और एफएसएच का फुल फॉर्म है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके स्कूल में चलता रहता है और ये डेवलप्ड हो जाता है और बनाता है क्या, सेकेंडरी oocyte से। क्या बनाते हैं ये, सेकेंडरी oocyte। डन। अगर तुमको मैं बताऊं, एक डायग्राम के थ्रू तुमको समझाऊं कि एक्चुअल में कहानी क्या चलती है, कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है तो एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है और उस समय प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं। जब प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं तो यहाँ पर बनता है क्या बेटा, ग्रैन्युलोसा सेल। और ये ग्रैन्युलोसा सेल करती क्या है, रिलीज आउट करती है ईस्ट्रोजन को। और जब ईस्ट्रोजन रिलीज होता है तो ये डेवलपमेंट कराता है किसका बेटा, किसका डेवलपमेंट कराता है, एक तो फॉलिकल का डेवलपमेंट कराता है, ऊपर से याद रखना ये नीचे जाएगा, क्या कराएगा, प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। इसलिए तो जो सेकेंड फेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा कौन सा, प्रोलिफरेटिव फेज और फॉलिकुलर फेज। क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज, और इसी का नाम है पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। होगा क्या, दिस फेज इज ड्यूरेशन बिटवीन द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, रिलीज ऑफ होगा क्या, दिस फेज is the duration between the end of menstruation and released of ovum, that is called ovulation। ठीक है ना, किसके बीच क्या है बेटा, फेज ऑफ बिटवीन एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ब्लड क्या होता है, निकलना बंद होता है, और ओवुलेशन के बीच का फेज है, ठीक है ना, जो कि एक्सटेंड आउट करता है 5th से 13 डेज तक। ठीक है, यहां पर मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया कि 6 से 8 जो फ्यू फॉलिकल एंड नंबर जिनका 6 से 12 है, वो क्या होते हैं बेटा, डेवलप्ड होते हैं। वो क्या होते हैं,
डेवलप होते हैं और डेवलप होने के बाद फाइनली बनाते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या बनाते हैं वो? ग्राफियन फॉलिकल। और ये ग्राफियन फॉलिकल जो रहता है वो होता है मैच्योर फॉलिकल। और इसी मैच्योर फॉलिकल में ध्यान रखना, हमने पढ़ा था क्या मिलता है? एंट्रम कैविटी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? एंट्रम कैविटी देखने को मिलती है, ठीक है। एंड अदर सेकेंडरी oocyte जो साथ में डेवलप हुए थे वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? डीजेनरेट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट्स हो जाएंगे। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एट्रेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एट्रेशिया। क्या बोलते हैं? एट्रेशिया। अब सेकेंडरी फॉलिकल मैंने तुमको बताया जस्ट कि ग्रैन्युलोसाइट सेल जो क्या करते हैं? ईस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? ईस्ट्रोजन रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte से। Then the stimulation of proliferation of new follicle is influenced by GNRH, which the stimulate of release of FSH। एक्चुअल में होता क्या है? ध्यान से सुनो। होता क्या है, जब ये फेज चालू होता है तो इस फेज के पहले एक फेज आता है बेटा, कौन सा? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन लेवल। और उससे पहले होता क्या है कि एक्चुअल में हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? एंटी पिट्यूटरी के पास जाएगा और रिलीज करवाएगा किसको बेटा? गोनेडोट्रोपिन को। और गोनेडोट्रोपिन तुम्हारे पास क्या है बेटा? FSH और अच्छा, यहाँ FSH का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ना चालू होता है 14, धीरे धीरे कहाँ तक बेटा? 14 डेज तक। और पीछे से जो तुम्हारे पास दूसरा हार्मोन होता है जिसका नाम क्या है? LH। ये पहले कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। पहले कैसा रहता है बेटा? कांस्टेंट। और बाद में इसका अमाउंट एक जगह पे बहुत ज़्यादा सर्ज में देखने को मिलता है। अब ये ऊपर वाला जो रहता है वो रहता है FSH और नीचे वाला रहता है LH। अभी हम जस्ट पढ़ क्या रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ ये रहे हैं कि जो बेसिकली FSH करता क्या है कि FSH एक्ट करता है किस पे बेटा? किस पे करता है? ओवेरियन पे, ओवेरियन फॉलिकल पे काम करता है। और यहाँ से निकलता है ईस्ट्रोजन। क्या निकलता है? ईस्ट्रोजन। क्या निकलता है? ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन क्या करता है? ये डेवलपमेंट कराता है किसका बेटा? एंडोमेट्रियम का। और इसी को इन लोग बोला प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन। जो प्रोलिफरेशन होगा तो वो हो किसके इन्फ्लुएंस में रहा है? FSH के। तो FSH क्या करता है? प्रोलिफरेशन को इंड्यूस कराता है। FSH इंड्यूस्ड प्रोलिफरेशन। डन। अब यहां से क्या होता है? एंडोमेट्रियम रीजनरेट होती है। एंडोमेट्रियम क्या होती है बेटा? रीजनरेट होती है। जब एंडोमेट्रियम रीजनरेट होती है तो
इसकी थिकनेस क्या होती है, इंक्रीज होते जाती है, इंक्रीज होती जाती है। कब तक बेटा? 28 डेज तक। कब तक? 28 डेज तक। और ये वेट करती है कि भाई जो ओवम है ये फर्टिलाइज होके इसमें इम्प्लांट होने को आएगा, इसलिए ये क्या होती है, वेट करती रहती है। और इसका जो मेंटेनेंस है वो करता है कौन? प्रोजेस्टेरोन। बताऊंगा अभी कैसे। पहले रीजनरेट कराता कौन? ईस्ट्रोजन। और इसको मेंटेन कराता कौन? प्रोजेस्टेरोन। देन ठीक है, ये ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है कौन बेटा? रीजनरेशन। अब जैसे जैसे एंडोमेट्रियम थिकनेस होती जाएगी तो एंडोथेलियम सेल क्या होगी? बनती जाएंगी। और एंडोथेलियम सेल बनती जाएगी तो एंडोमेट्रियम में ग्लैंड का अमाउंट बढ़ते जाएगा, यूट्राइन ग्लैंड का। दूसरी चीज़, ब्लड वेसल का अमाउंट भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और इसकी थिकनेस भी क्या होती जाएगी बेटा? इंक्रीज होती जाती है। कितनी बेटा? 3 to 5 नैनोमीटर तक। अब इसके बाद जो तीसरा फेज आता है, वो तीसरा फेज जो रहता है वो आता है ओवुलेशन का। कौन सा? ओवुलेशन का। और इसको बोलते हैं बेटा हम लोग ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेटरी फेज। ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज है। इसमें होता क्या है कि 14th डेज पे ओवम का रिलीज होता है, और वो भी अनफर्टिलाइज्ड एग। अगर फर्टिलाइज हो जाएगा तो फिर सिंपल सी बात, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगा नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलना है तो जो रिलीज होगा वो अनफर्टिलाइज्ड एग हो ही रिलीज होगा, और इसको सेकेंडरी oocyte ही बोलेंगे हम लोग। डन। और जैसे ही ओवुलेशन होता है तो बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो बेसिकली एक चीज़ होती है, कॉर्पस ल्यूटियम में कहानी क्या है कि कॉर्पस ल्यूटियम बनता कब है? जब टर्सरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है किसमें? मैच्योर फॉलिकल में। और मैच्योर फॉलिकल का रप्चरेशन होता है, रप्चर होता है। और इस समय पर जब रप्चर होता है तो रप्चर के लिए कहानी क्या होती है कि रप्चर के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, पर रप्चर की कहानी क्या होती है कि LH का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं LH सर्ज। जैसे ही 14 डेज पे तीन चीज़, क्या क्या? ईस्ट्रोजन का अमाउंट, FSH का अमाउंट और LH का अमाउंट सडन बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं LH सर्ज। ईस्ट्रोजन भी जाता है, FSH भी बढ़ता है और LH भी बढ़ता है, तभी जाके क्या होता है बेटा? ओव्यूलेशन देखने को मिलता है। पर यहाँ पर कहीं भी प्रोजेस्टेरोन का रोल देखने को नहीं मिलता। जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, आफ्टर ओव्यूलेशन प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट बढ़ना चालू हो जाता है, क्योंकि तुमको पता है कॉर्पस ल्यूटियम जो है पार्ट टाइम एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो यहां पर एक पीक और देखने को मिलेगी लास्ट में, किसकी बेटा? ईस्ट्रोजन की, क्योंकि पार्ट टाइम एंडोक्राइन ग्लैंड आल्सो रिलीज व्हाट? ईस्ट्रोजन।
डन। हाँ डन। डन हो गया। इस समय पर बेटा ध्यान रखना, हमको माइल्ड और सीवियर पेन भी देखने को मिल सकता है एब्डोमेन में। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बोल दूँ क्या, कि जो ये कंडीशन दिख रही है, ये पॉजिटिव फीडबैक की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है बेटा? पॉजिटिव फीडबैक की कंडीशन है। ठीक है ना। अब प्रोलिफरेटिव के बाद ओवुलेशन आ गया। ओवुलेशन के बाद तुम्हारे पास आता है सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज, और इसी फेज को हम लोग बोलते हैं बेटा ल्यूटियल फेज। क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज बोलते हैं। कैसे? ध्यान सुनो। क्या कैसे बोलते हैं ल्यूटियल फेज? ड्यूरिंग ऑफ दिस फेज इज बिटवीन द ओवुलेशन एंड बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मेंसेस। क्या हो रहा है? ये जो फेज है, ये फेज है ओवुलेशन एंड बिगिनिंग ऑफ न्यू साइकिल के बीच की। दूसरी चीज, ये फेज जो होता है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है। लॉन्गेस्ट फेज होता है। और याद रखना, 14 के बाद ये 28 दिन हमेशा फिक्स होते हैं। 14 के बाद 28 दिन हमेशा। ठीक है। तो क्या होता है, बिगनिंग ऑफ न्यू साइकिल जो होती है बेटा, लॉन्गेस्ट फेज होता है। वैसे बिगनिंग ऑफ न्यू साइकिल के बीच का होता है। लॉन्गेस्ट फेज होता है 14 दिन के बाद जब ओवुलेशन हो जाता है, तो 15वें दिन से 28 दिन के बीच की इसकी कहानी होती है, जो फिक्स होती है। जो हमेशा क्या होता है, ये लास्ट वाला हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। ध्यान रखना। उसके पहले का डिले हो सकता है, रिलीज ऑफ ओवम डिले हो सकता है, पर ये रिलीज होने के बाद ओवम का जो 14 दिन का फेज होता है, ये ऑलवेज फिक्स होता है। ठीक है ना, ध्यान रखो। अब क्या होता है बेटा, आफ्टर रिलीज ऑफ secondary oocyte, after release of secondary oocyte, secondary oocyte जो रिलीज होता है वो किसके फटने पे होता है? अभी जैसे बताया था, ग्राफियन फॉलिकल के फटने से होता है। ग्राफियन फॉलिकल के ब्लास्ट होने से होता है। ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होता है तो सेकेंडरी फॉलिकल निकलता है और प्लस कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, जो कि पार्ट टाइम क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। बताया था मैंने। अब इस एंडोक्राइन ग्लैंड को हमको मेंटेन करना पड़ता है, संभाल के रखना पड़ता है। ये करता कौन है? LH। कौन करता है? LH मेंटेन करता है। और LH जब इसको मेंटेन करता है तो ये रिलीज आउट करते हैं 2 हार्मोन, एक प्रोजेस्टेरोन और दूसरा ईस्ट्रोजन। इसलिए तुम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल में देखना, पोस्ट ओवुलेटरी फेज में प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट भी तुमको बड़ा मिलेगा और
एक और बेटा ईस्ट्रोजन का अमाउंट भी थोड़ा सा तुमको बढ़ा देखने को मिलता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में। और इसी को ल्यूटल फेज भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी को सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। डन, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ध्यान रखना जो ओवम की एज है वो होती है 24। ओवम फर्टिलाइज हो सकता है आफ्टर ओव्यूलेशन। आफ्टर ओव्यूलेशन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स हो जाएगा। और जब कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा तो क्या बनाएगा बेटा, कॉर्पस एल्बिकेंस बनाएगा। कौन क्या बनाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस, है ना। कॉर्पस ल्यूटियम 3 हार्मोन रिलीज करते हैं। प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट तो ज़्यादा रहता है, प्रोजेस्टेरोन तो ज़्यादा रहता है, बट ईस्ट्रोजन भी रिलीज करता है और इनिविन भी रिलीज करता है, और ये करता है स्मॉल अमाउंट में। स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, समझ रहे हो। और इन्हीं के इन्फ्लुएंस से एंडोमेट्रियम थिक हो जाती है, कितनी, 8 to 10, और स्टार्ट करती है यूट्राइन सिक्रीशन। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखो जो इनिबिन होता है स्टॉप करता है फंक्शन को किसके, एफएसएच के। डन हो गया। अब याद रखना जो थिकनेस होती है वो होती इसलिए है कि मदर सोचती है, मदर का एंडोमेट्रियम सोचता है कि जो फर्टिलाइज होने के बाद ओवम इम्प्लांट होने के लिए यहाँ पर आएगा, इसलिए यहाँ से ग्लाइकोजन का सिक्रीशन होता है। ठीक है, समझ गए या नहीं समझे, समझ गए। हाँ है ना। अब जैसे ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जैसे क्या हुआ, फर्टिलाइज हुआ और एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ। बेसिकली क्या होता है, एम्ब्रियो इम्प्लांट तो बनाता है ट्रोफोब्लास्ट सेल,
ये क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज करता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। डन। और ये बेसिकली ध्यान रखो, HCG जो रिलीज होता है ये ट्रोफोब्लास्ट है। ये ट्रोफोब्लास्ट जो है ये फ्यूचर प्लेसेंटा होता है, और HCG के रिलीज से इंडिकेशन हो जाता है कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है। ठीक है। और लगभग कॉर्पस ल्यूटियम को 3 मंथ तक मेंटेन करके रखना पड़ता है, जब तक कि प्लेसेंटा रखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। क्यों? जब तक कि प्लेसेंटा नॉट डेवलप्ड फुली। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। डन। थैंक यू। अब हम लोग करेंगे बेटा गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis।